नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैंने एक बम्बई के मशहूर फ़िल्म क्रिटिक हैं, उनके एक इंटरव्यू में सुना था और मुझे बड़ा ये दिलचस्प लगा था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बात सन 72 या 73 की या 74 की है। फिल्म फेयर वालों ने सोचा कि एक नाइट की जाए बम्बई में और उसका नाम रखा जाए दिलीप कुमार नाइट। उसमें बहुत से एक्टरों को, फिल्म की हीरोइंस को, साइड एक्टर्स को बुलाया जाए जिन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया है, और कुछ सिंगर्स को भी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, रफ़ी साहब, तलत महमूद इत्यादि वगैरह को उस समय में। तो वो ये प्रपोज़ल उन्होंने बनाया और वो दिलीप साहब के पास लेके गए। दिलीप साहब से टाइम लेना मुश्किल होता है, लेकिन फ़िलहाल उनको 1-2 दिन के बाद टाइम मिल गया और उन्होंने ये प्रपोज़ल उनके सामने रखा। दिलीप कुमार साहब की एक ख़ासियत थी, अब तो नहीं है, मरहूम, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे, कि वो सुनते बहुत अच्छे ढंग से थे। उन्होंने पूरा सुना वाक़या और जानने की कोशिश की, क्या है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, इसके टिकट कैसे बिकेंगे, पैसा कैसे आएगा, आपका नुकसान ना हो जाए। तो सब चीज़ों को कवर करके वो गए थे प्रपोज़ल लेके। फिल्म फेयर मैगज़ीन उस वक़्त बहुत पॉपुलर मैगज़ीन थी, तो सब बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि दिलीप साहब, सबको मेहनतनामा भी मिलेगा और प्रोग्राम के सक्सेस के 100% चांस हैं कि पब्लिक आएगी और हम टिकट बेचेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, जो उस समय होता था। तो दिलीप कुमार साहब ने पूरा 3-3.5 घंटे सुना, प्रपोजल, क्वेश्चंस पूछे। तो बोले, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, वक्त दीजिए, हम इसको देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं हूँ। तो खैर बहरहाल 1 हफ्ते बाद उनका आने का टाइम दिया उनको। उन्होंने, दिलीप साहब ने उसी दिन शाम को सायरा से पूछा, सायरा बानो से, जो उनकी वाइफ थी, कि हाँ, यहाँ वो लोग कह गए थे कि जो भी कलेक्शन होगा उसमें आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो दिलीप साहब ने सायरा बानो से कहा, भाई तुम्हारी क्या राय है, इसको क्या किया करना चाहिए? तो बोले, नहीं, करने में कोई हर्ज नहीं है, आप बहुत बढ़िया एक्टर तो हैं ही, दुनिया आपको स्टेज पर भी देखना चाहती है, और वैसे तो आप बहुत दफ़ा स्टेजों पे गए हैं, फिल्म फेयर अवार्ड में, नेशनल अवार्ड में, औरों की फिल्म फेयर नाइट में, इस बार आप क्यों नहीं खुद अपने नाम से? तो बोले, सोच तो मैं भी रहा हूँ कि मैं एक फिल्म 6 महीने, साल भर में ख़त्म करता हूँ, और सब कुछ, डेट्स, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, डिज़ाइन, डायलॉग, डबिंग वगैरह में, उसके बाद मुझे 2 लाख रुपया मिलता है। और इसमें तो उस समय दिलीप साहब 2 लाख रुपए लिया करते थे, बहुत बड़ी रकम थी। मैं आज से करीब ऑलमोस्ट 50-55 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो बात तय हो गई, भाई ठीक है, चलो 2 घंटे में की शिरकत में 2-2.5 लाख रुपया मिल जाएगा, काफ़ी है। तो 6 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, करीब 6-6:30 बजे ऑडियंस आएगी, आप लोग 7, 7:30, 8 तक आइएगा और 10, 10:30, 11 तक 2-2.5 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तय हो गया सब कुछ। अब 2 महीने का टाइम लिया। दिलीप कुमार साहब ने भी अपने सेक्रेटरी को बुला के सारे डायलॉग्स लिखवाए कि मेरी कौन कौन सी फिल्म के कौन से डायलॉग मुझे बोलने पड़ेंगे, और पब्लिक वही है क्योंकि दिलीप कुमार नाइट है। तो बहरहाल वो दिन आया जिस दिन प्रोग्राम था। अब दिन जब आया तो सब पहुंच गए, सब कलाकार। तो स्टेज पे जैसे ही ओपन हुआ तो बुलाया गया 1 बाय 1। उस वक्त शायद आगा उसको अनाउंस कर रहे थे, और 2-3 अनाउंसर और भी थे, शायद अमीन सियानी भी थे, मुझे पूरी इसकी इस टाइम याद नहीं है। बहरहाल सबको बुलाया गया। पहले तो स्टेज पे तो सबसे पहले दिलीप कुमार साहब को बुलाया गया, तो बहुत तालियां बजी, गड़गड़ाहट हुई और फूल, मालाएं, बुके दिए गए। फिर वो एक कुर्सी पे बैठ गए, फिर वैजंती माला, फिर नरगिस, फिर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद, और जितने उस वक़्त के उनके उनके लेवल के लोग थे जिन्होंने उनके साथ किसी ना किसी फिल्म में कुछ ना कुछ काम किया था।
तो सब बैठ गए 15 20 25 कुर्सियों में। दिलीप कुमार साहब आए, फिर उन्होंने स्टेज पर कुछ डायलॉग वायलॉग मारा, तो बहुत अच्छा लोगों ने तालियां बजाईं। और प्रोग्राम के अनुसार ये था कि मोहम्मद रफ़ी साहब को 5 सोलो गाने गाने थे और 5 डुएट गाने थे। तो फिर मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया गया स्टेज पर कि अब मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्म कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे गाना गाएंगे। और जो तालियां शुरू हुई हैं रफ़ी साहब के स्टेज पर आने के बाद, और वो तालियां करीब 11 मिनट तक रुकी नहीं। दिलीप कुमार साहब कुर्सी पे आके बैठ गए थे, उन्हें बड़ी कोफ्त हो रही थी कि नाइट मेरी है, मेरे पे 2 ढाई मिनट तालियां बजी और इनके लिए 7.5 8 11 मिनट तक तालियां बजने रुकी नहीं, तो क्या करा जाए भाई, कैसे तालियां ही नहीं रुक रही हैं। तो वो खुद भी खड़े हुए ऐसे बोले, तो लोगों ने सुना ही नहीं, तालियां बजाते रहे। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने नौशाद साहब को इशारा किया कि आप साजिन कार को बोलिए बजाना शुरू करें, तो मैं गाना शुरू करूँगा, शायद पब्लिक शांत हो जाए। तो बहरहाल हुआ भी यही, जब उन्होंने तान छेड़ी उस गाने की और गाना गाना शुरू किया तो लोग बैठ गए, गाना सुने उन्होंने, एक गाना, फिर दिलीप कुमार ने गाना, फिर ड्यूएट, फिर लता। फिर करीब आधे एक घंटे बाद दिलीप कुमार को बड़ी परेशानी हुई, कोफ्त हुई। उन्होंने कहा यार, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि जब रफ़ी लता आते तो तालियां बजती थी, जब मैं जाता तो उतनी तालियां नहीं बजती थी जितनी बजनी चाहिए थी, क्योंकि नाइट मेरी थी। तो उन्होंने बहरहाल थोड़ा सा कुछ बोले नहीं, बैठे रहे, क्योंकि प्रोग्राम में तो अब शिरकत कर रही थी नहीं थी, तो अंजाम तक ले ही जाना था। अब उन्होंने ऑर्गेनाइज़र को बुलाया और पूछा ये क्या मसला है भाई, क्या ये लोग सिंगर मुझसे बड़े हैं और लोग उनके लिए इतनी तालियां बजा रहे हैं और मेरे लिए नहीं, उतनी नहीं। तो उन्होंने कहा हुजूर नाराज़ ना होइएगा, आप भी कोहिनूर हैं, मोहम्मद रफ़ी भी कोहिनूर हैं। अब इन दो कोहिनूरों में कौन बड़ा कोहिनूर है ये तो नहीं तय कर पाना मुश्किल है। पर एक बात मैं समझता हूँ हम लोग ऑर्गेनाइज़र की, चूँकि पब्लिक आपको स्टेज पर देख लेती है तो उनको तसल्ली हो जाती है आपकी एक्टिंग, 1 बार देख ले, 2 बार देख ले, 3 बार देख ले सिनेमा हॉल में, जितनी भी आपकी फिल्में हैं। लेकिन इनको, लता को और रफ़ी को कभी नहीं देख पाते हैं। तो जो एक्चुअली में तारीफ़ हो रही है वो उनको देखने से हो रही है, इसमें कोई आप कंपैरिजन मत करिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बात भी सही है कि भाई हमको तो फिल्मों में कई बार देखा जा सकता है, रफ़ी और मोहम्मद और लता और इन सबको तो पहली दफ़ा। तो उन्होंने पूछा ऐसे ही कि रफ़ी मियाँ ने कितने पैसे लिए। उनको ये लग रहा था कि ब्रांड मैं बड़ा हूँ, पॉपुलैरिटी उसको मिल रही, तो उसको शायद कॉस्ट ज़्यादा दी होगी। तो उन्होंने कहा सर, जब हमने रफ़ी साहब को बताया कि ये आपका नाइट फर्स्ट होने जा रही है, तो उन्होंने कहा इसमें मैं एक पैसा नहीं लूँगा, यूसुफ भाई के लिए, दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान था, यूसुफ भाई के लिए मैं ये फ्री में करूँगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं पैसे नहीं लूँगा इसके लिए, क्योंकि ये दिलीप कुमार साहब की पहली नाइट है और मैं उनका बड़ा, उनके बहुत से मैंने गाने गाए हैं, दुखी के गाने, खुशी के गाने। दुखी के में वो ओ दूर के मुसाफिर और कई फिल्मों के हैं, बहुत से मुझे एकदम से याद नहीं आते हैं, लेकिन खुशी के भी हैं, मधुबन में है, नैन लड़ जाइए, और मुझे दुनिया वालों, शराबी ना समझो। मतलब एक, आप जब दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी की लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत बेहद गाने अच्छे मिलेंगे और बहुत खूबसूरत गाने हैं। मतलब मेरे ख्याल से मोहम्मद रफ़ी ने कुछ ही लोगों के लिए बहुत दिल से गाया, शम्मी कपूर, विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, इनके लिए बड़े दिल से गाया, देवानंद, और वो कैरेक्टर में घुस के गाया। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। तो उस दिन दिलीप कुमार साहब को थोड़ा सा एक गिल्टी सी फीलिंग हुई कि मैंने कितना बड़ा हो के भी मैं छोटा हो गया और वो कितना छोटा हो के भी कितना बड़ा हो गया। बहरहाल ख़त्म हुआ जलसा। हाँ, यह बताना ज़रूरी है कि जलसा रात को 3:45 ख़त्म हुआ था, सुबह के 3:45, जो कि 9:30 10 11 तक ख़त्म हो जाना था। और उस दिन रफ़ी साहब ने करीब 14 15 सोलो गाए और 12 13 डुएट गाए। मतलब ये पॉपुलैरिटी थी। बहरहाल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिलीप साहब
4 बजे करीब जब उठे दिन में सो के, तो रफ़ी साहब को फ़ोन मिलाया, बोले मिलना है। रफ़ी साहब ने कहा अरे आप हुक्म करिए, मैं आ जाता हूँ। बोले नहीं आप ना आइए, मैं आ रहा हूँ। तो गए, तो बोले रफ़ी मियाँ कल का तो मैं आपको दिल से बताऊं कि आप एक बेहतरीन गायक ही नहीं हैं, एक बहुत उम्दा इंसान भी हैं। ये मैं कुछ चीज़ लाया हूँ, इसको आप चीज़ को आप इसको से ले लीजिएगा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको लगे कि आ, मैं आपके कल के प्रोग्राम का मुआवजा दे रहा हूँ। तो रफ़ी साहब ने उसमें एक सेट था, वो ब्राज़ीलियन क्रॉकरी का सेट था और बहुत बेशकीमती था। उस ज़माने में उसकी कीमत रही होगी 8-10 हज़ार। तो एक तो वो गिफ्ट दिया और बोले आपका जलसे में प्रोग्राम का हमने ऑर्गेनाइज़र से पूछा था, ये जो होता है वो भी एक छोटा सा लिफाफे में दिया। तो रफ़ी साहब ने कहा ये मैं नहीं लूँगा, ये तो ठीक है आप लाएँ, तोहफ़ा बड़े हैं हमसे, ये मैं ले लूँगा लेकिन ये नहीं लूँगा। तो काफ़ी देर इस पर बहस होती रही। अंत में नहीं लिया रफ़ी साहब ने। उनका ये था कि नहीं, आपके लिए आप समझते नहीं हैं। फिर इन दोनों में जो एक गुफ्तगू हुई वो मैं आपके साथ ख़ास और आखिरी में शेयर करूँगा। तो उन्होंने कहा तुम इतना अच्छा कैसे चेंज कर लेते हो कि जब तुम जॉय मुखर्जी के लिए गाते हो या देवानंद के लिए या राजेंद्र कुमार के लिए या मेरे लिए, तो वॉइस को चेंज कैसे कर लेते हो कि। तो उसने कहा, मेरे उस्ताद ने कहा था वाजिद अली ख़ान साहब ने, कि जब तुम बैकग्राउंड सिंगिंग में जाओगे तो तुमको ये समझना है कि तुम एक्टर और तुम गाना गा रहे हो। तुम क्या हो? एक्टर और तुम गाना गा रहे हो। और मैं जब किसी के लिए गाता हूँ तो पहले मैं उस कैरेक्टर को जान लेता हूँ। वो शम्मी कपूर, तो उनकी पूरी बॉडी मैनरिज्म मेरे सामने आ जाती है। तो वहाँ पे मैं एक्टर बन के गाता हूँ कि मैं इस टाइम एक्टर हूँ, शम्मी कपूर, मैं गाना गा रहा हूँ। और जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो मैं सिंगर होता हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा एक्टर को सिंगर की तरह गाना चाहिए और सिंगर को एक्टर की तरह गाना चाहिए। तो ये वाक़या था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिलीप साहब का वैसे मैं बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन उनसे बड़ा मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन हूँ, क्योंकि दिलीप कुमार साहब ने कुछ अपने 50-60 साल के करियर में कोई 50-60 फिल्में दी हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं रोज़ सुबह जीता हूँ और शाम तक जीता रहता हूँ उनके गाने सुन के। तो बस आपसे यही कहना था। और भी किस्से कोई होंगे जो मुझे अच्छे लगेंगे, जिसमें हिंदुस्तान के 2 बड़े कोहिनूर के बारे में थी बात, तो मैंने कहा लाइए आज अपने ख़ास चुनिंदा ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते।